नमस्कार दोस्तों, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी। इकोटोन। इकोटोन देखो, इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक लैंड वाला इकोसिस्टम है, धरती। ये एक पानी वाला इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक, इनके मिलाप वाला जो एरिया होता है ना, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, उसे कहते हैं जी इकोटोन। जैसे लैंड वाले इकोसिस्टम में अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे और पानी वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग प्रकार के होंगे जीव जंतु, पर जो इनके बीच वाला जोन होगा ना, एरिया होगा, उसमें जैसे ये कछुए हो गए, मेंढक हो गए, इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो ना इधर और ना इधर पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं जी इकोटोन। तो क्या हो गया इकोटोन? जोन ऑफ जंक्शन। जंक्शन किस किस के बीच? बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड ए इकोटोन। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम के बीच वाला जोन ऑफ जंक्शन। उदाहरण देख लो जी। जैसे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वो इकोटोन है किस किस के बीच? एक तरफ है ओशियनिक इकोसिस्टम, पानी वाला, और दूसरी तरफ है टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम। तो इसके जंक्शन वाले एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एग्जांपल्स देख लो जी। जैसे ग्रास लैंड हो गया जी, ईस्चुरी हो गया, रिवर बैंक हो गया, नदी का किनारा हो गया, ईस्चुरी हो गया। ईस्चुरी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ग्रास लैंड हो गया, इस प्रकार। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं जी। ये करेक्टरिस्टिक्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जैसे हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार की जो स्पीसीज है, एक प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो कम होते जाते हैं, दूसरे प्रकार के बढ़ते जाते हैं। देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज किसमें? इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द इनकमिंग कम्युनिटी एंड ए साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीसीज ऑफ आउटगोइंग कम्युनिटी। देखिए ना, अगर आप जहाँ से इधर को जाएंगे तो लैंड वाले जो स्पीसीज हैं वो कम होते जाएंगे और धीरे धीरे इस पानी वाले इकोसिस्टम के स्पीसीज बढ़ते जाएंगे। ठीक, ये बात होगी। सो इट इज लीनियर। लीनियर है ये। कभी कभी क्या होता है कि जो इनका जो किनारा होता है ना दो इकोसिस्टम का, जहाँ इकोटोन में क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इज मच ग्रेटर। कुछ खास प्रकार के जीव जंतुओं की पॉपुलेशन डेंसिटी और उनके नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत अधिक होते हैं, जो कि ना तो इस जोन में ना तो इस जोन में पाए जाते हैं। इस जोन में उनकी संख्या अधिक होती है। तो ये जो जोन है वो इस जोन का एज है, इस जोन का भी एज है जी, किनारा है। तो इसको पर्टिकुलर इफेक्ट को कहते हैं जी एज इफेक्ट। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरीली इन दोज जोन, इस जोन में जो ऑर्गेनिज्म खास तौर पर मिलते हैं उनको हम कह देते हैं एज स्पीसीज। इफेक्ट को कह देते हैं एज इफेक्ट। एज मतलब किनारा। और जो स्पीसीज स्पेसिफिकली खास तौर पर उसी एरिया में पाई जाती हैं उनको कह देते हैं एज स्पीसीज। ओके, उदाहरण देख लो जी। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। कैसे? देखो, कहता है कि जब हम एक तरफ है, मान लो आपका मरुस्थल डेजर्ट, और दूसरी तरफ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और डेजर्ट जहाँ मीट करते हैं वहाँ पर बर्ड्स बहुत पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एज इफेक्ट। मरुस्थल वाला इकोसिस्टम और जंगल वाला इकोसिस्टम जहाँ मीट करता है, मान लो इतना है मरुस्थल, इतना है जंगल, और इस एरिया में क्या होगा, आपकी पक्षियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इसे कहते हैं एज इफेक्ट्स। ओके, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं जी, इसका क्या महत्व है। These zones provide valuable information about the evolution of topography। तो वो जब वहाँ की जो टोपोग्राफी है, जमीन उठी हुई है जहाँ नीचे धसी हुई है, या वहाँ मरुस्थल है या जंगल है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन
के बारे में हमको जानकारी देते हैं ये जोन। ठीक, मीन अगर पर्टिकुलर प्रकार का कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पर इकोटोन है, तो उस हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमको पता लग जाएगा कि भाई अगर इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसका मतलब इसके एक तरफ कहीं जंगल होगा, इसके एक तरफ कहीं मरुस्थल होगा, उस प्रकार से। दे हैव स्पीसीज रिचनेस, जहाँ पर स्पीसीज जीव जंतुओं की काफ़ी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। एंड हाई बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो इधर वाला इकोसिस्टम है वहाँ से भी, जो उधर वाला इकोसिस्टम है वहाँ से भी, दोनों तरफ के स्पीसीज वहाँ मिलती है इस जोन ऑफ इंटरेक्शन में। इकोटोन में इधर वाली भी और उधर वाली भी स्पीसीज मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस काफ़ी होती है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी होती है। इकोटोन्स प्रमोट जीन फ्लो फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी की तरफ जीन फ्लो भी करते हैं। इस प्रकार क्या होगा जी, कई प्रकार की वेरिएशंस होंगी। जीन फ्लो का मतलब समझते हैं, जैसे ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, इधर वाले जीन इधर को फ्लो करेंगे, इधर वाले जीन इधर को फ्लो करेंगे। ठीक, इससे क्या होता है जी, कई प्रकार की वेरिएशंस, कई प्रकार के अलग अलग जीव जंतु हमको मिलते हैं, इंटरेस्टिंग वेरिएशंस मिलती हैं। तो जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इकोटोन की स्टडी करने में। तो ये बफर का भी काम करते हैं। जैसे मान लो समुंदर से साइक्लोन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहा है, तो सामने इकोटोन होंगे, मैंग्रोव्स हैं जैसे वो होंगे, तो ये शॉक को अब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे सुनामी आ गई, स्टॉर्म आ गया, तो उसके इफेक्ट को काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेते हैं जी। ओके जी, ये आपने बातें पढ़ ली। अब मीन्स पर्सपेक्टिव से ना ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि भी ये वाले जो रीज़न है, इसको काफ़ी हानि हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये ख़त्म हो रहे हैं, ह्यूमन की गतिविधियों, इंसान की गतिविधियों के कारण भी ये इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इनकी कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमको प्रॉपर स्टेप उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को, सबको इकट्ठे आना चाहिए और इनकी पार्टिसिपेशन से, और प्लस लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी करके हमको क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए इकोटोन्स की। ठीक है, इस प्रकार कुछ आपने कंक्लूजन लिख देना है। ये मेंस के लिए ये वाले लाइंस आपको बहुत हेल्प देगी। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है जी नीचे। इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में एवरी स्पीसीज हैज यूनिक फंक्शनल रोल। हर कोई स्पीसीज का अपना एक फंक्शनल रोल होता है। उस फंक्शनल रोल को कहते हैं नीचे। इसको रट्टा लगा लेना। इसमें क्या क्या शामिल है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सभी के सभी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। किसी भी स्पीसीज का मतलब समझते हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई रेड पांडा हो सकता है, भालू की प्रजाति हो सकती है। ठीक, किसी खास प्रकार का कोई आपका ये कछुआ हो सकता है। तो कोई भी स्पीसीज के लिए, उसको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, स्टे हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स उसको ज़रूरत होती है फैक्टर्स की, इन सब की डिस्क्रिप्शन क्या है उसका अपना नीचे। और नीचे में क्या क्या शामिल होता है जी, देखो, उसका हैबिटेट कैसा होना चाहिए, वो कैसे स्थान में रहता है, वेयर इट लिव्स, फूड नीचे, वो कैसा भोजन खाता है। ठीक, एंड काइंड्स ऑफ स्पीसीज इट कम्पीट्स विद, और दूसरी कौन सी स्पीसीज है जिनके साथ उसका मुकाबला होता है, उसके साथ उनका संघर्ष होता है, कंपीट करता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। रिप्रोडक्टिव नीचे, व्हेन एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, वो कब बच्चे पैदा करते हैं, कैसे करते हैं, अंडों के थ्रू करते हैं, जहाँ बच्चे को जन्म देते हैं, कैसे बच्चे पैदा करते हैं, कब करते हैं, क्या मौसम होता है। फिजिकल एंड केमिकल नीचे, फिजिकल कैसे टेम्परेचर में वो रह सकते हैं, कैसी लैंड में रह सकते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, किस प्रकार की सॉइल उनको चाहिए, और बाकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारे
शामिल हैं जी इसमें। ठीक, अब जो एक ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का जो नीचे होता है ना, वो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। इन नीचे इज यूनिक फॉर ए स्पीसीज। इसका मतलब नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीचे। दो स्पीसीज का बिल्कुल सेम नीचे नहीं हो सकता। मतलब एक उनका वो कैसे रहते हैं, क्या भोजन खाते हैं, कैसे वो बच्चे पैदा करते हैं, वो किस टेम्परेचर में लैंड में रह सकते हैं, ये सब चीज़ें, इन फैक्टर्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर होती हैं। ठीक, और अगर हमको नॉलेज है कि किसी ऑर्गेनिज्म का नीचे कैसा है, तो इसका मतलब हम उसको कंजर्व करने के लिए प्रॉपर स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, उसी जीव को हम कंजर्व कर सकते हैं अगर हमको नीचे पता है। तो इसके लिए इसका मतलब नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंजर्वेशन के लिए। ठीक, ओके जी, ये समझ लेनी है आपने बातें। आगे है जी बायोस्फीयर। बायो का मतलब लाइफ, स्फीयर का मतलब कौन कौन सा एरिया। बायोस्फीयर देखो पहले ऐसे समझिए, ये है आपका लैंड, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। ये है आपका पानी, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये आपका है एयर, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो लाइफ है ना, लाइफ जीव जंतु कहाँ तक पाए जाते हैं, वो धरती के कुछ किलोमीटर नीचे तक और कुछ किलोमीटर ऊपर तक पाए जाते हैं। तो ये सारा जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये वाला सारा एरिया, उसे कहते हैं जी बायोस्फीयर, मतलब लाइफ का जोन। बायोस्फीयर जहाँ जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, धरती की सतह से कुछ किलोमीटर नीचे तक और कुछ ऊपर तक, और धरती की सतह पर तो पाए ही जाते हैं। तो ये सारे जोन को कह देते हैं बायोस्फीयर। ओके, कहता है कि धरती के ऊपर जो लाइफ है एग्जिस्ट अप टू सर्टन डेप्थ ऑफ लैंड, लैंड के थोड़ा सा नीचे तक, सॉलिड पोर्शन मतलब लिथोस्फीयर में नीचे तक, अप टू सर्टन डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र में मतलब पानी में थोड़ा नीचे तक, पानी की सतह से भी नीचे तक, एंड अप टू ए सर्टन हाइट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर में भी, सतह से एटमॉस्फेयर में भी, हवा में भी कुछ ऊपर तक लाइफ एग्जिस्ट करती है। दिस रीजन इन विच लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसे क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे कह देते हैं बायोस्फीयर। बायो का मतलब लाइफ। ठीक है जी। अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, धरती का पार्ट होता है, उसको हम कई बायोम्स में डिवाइड कर सकते हैं। द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। कई बड़े बड़े एरिया में, जैसे देखो जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, अब एक पर्टिकुलर एरिया है धरती के ऊपर, टेरेस्ट्रियल पार्ट की अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल का मतलब धरती के सरफेस के ऊपर, इसमें हाइड्रो नहीं है, पानी वाला एरिया नहीं है, समुद्र वाला एरिया नहीं है, एयर वाला एरिया नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। धरती की सतह के ऊपर जहाँ लाइफ पाई जाती है उसको हम कुछ खास खास जोन में डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। मान लो कोई बहुत ही ठंडा एरिया है, उसे हम टुंड्रा कह देते हैं। कोई उससे कम ठंडा एरिया है, उसको हम टैगा कह देते हैं। कुछ गर्म एरिया है जहाँ बारिश अधिक होती है, उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह देते हैं। तो इस प्रकार हमने बायोस्फीयर को डिवाइड किया हुआ है। कौन से बायोस्फीयर को, टेरेस्ट्रियल पार्ट वाले बायोस्फीयर को अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी होती है, उस हिसाब से हमने अलग अलग एरिया बना रखे हैं, डिफाइन किए हुए हैं। इनमें जैसे विशेष प्रकार के एनिमल, जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, जीव जंतु, पर्टिकुलर प्रकार का वहाँ मौसम होता है और उनकी मिट्टी भी पर्टिकुलर प्रकार की होती है, और दो बायोम्स सेम नहीं होते। ठीक है ना, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमल लाइफ, वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड सॉइल। और दो बायोम एक जैसे नहीं होते। और एक बायोम दूसरे बायोम से अलग कैसे होता है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। मैंने बताया एक बहुत ही ठंडा बायोम है, उसे हमने टुंड्रा कह दिया। थोड़ा कम ठंडा है, उसे हमने टैगा कह दिया।
द बाउंड्रीज ऑफ ए बायोम इज डिटरमाइंड बाय, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं जी, उस हिसाब से हमने इनको अलग अलग डिफाइन किया है। क्लाइमेट फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है जी, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ बारिश कितनी होती है, उस हिसाब से हमने बायोम को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। देखो कुछ पढ़ लेते हैं जी इंपॉर्टेंट बायोम्स। पहला है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा ये देखिए, धरती के जो ऊपर पोलर रीजन है ना, पोल है, ध्रुव है, उसके आसपास वाला एरिया जहाँ बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है उसे कहते हैं टुंड्रा बायोम। ये हरा हरा पोर्शन टुंड्रा बायोम का है। देखिए कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न एंड साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस कवर्ड पोल्स। बर्फ से ढके हुए जो ध्रुव हैं उसके आसपास वाले एरिए, उसके आसपास वाले क्षेत्र, एडजॉइनिंग द आइस कवर्ड पोल्स। ठीक, तो जहाँ पर कोई वृक्ष वगैरह नहीं होते, हाँ छोटी मोटी झाड़ियाँ जरूर होती है, स्टंटेड श्रब्स होती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, ऊपर नहीं, नॉर्दर्न पार्ट में नहीं, फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम। देखिए ये टुंड्रा बायोम है, इसके जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वृक्ष वगैरह ट्री वगैरह नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छा, और जो ग्राउंड फ्लोरा है, ग्राउंड फ्लोरा मीन धरती की सतह के साथ साथ कुछ छोटे छोटे आप प्लांट कह लो, बहुत ही छोटे प्लांट वगैरह, उनमें लाइकन और मोजस होते हैं। लाइकन और मोजस, लाइकन और मोजस क्या है, इंपॉर्टेंट है जी, इनके ऊपर प्रश्न आए हुए हैं। तो आपने समझ लिया, टुंड्रा बहुत ही ठंडा इलाका जहाँ पर ट्री नहीं होते, एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स होती हैं जी, छोटी छोटी झाड़ियाँ। ठीक, और फ्लोरा में लाइकन और मोजस भी पाए जाते हैं, क्योंकि लाइकन और मोजस ऐसे होते हैं, हम कह लो लाइफ की ऐसी फॉर्म होती है जो कि बहुत ही खुश्क एरिया में भी पाई जाती हैं। ये अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं, बहुत ही ठंडे एरिया में भी पैदा हो जाती हैं। पहले पढ़ते हैं लाइकन क्या है जी। लाइकन्स आर कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो कि सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है, किसमें, टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म में। देखो दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होकर रहते हैं, कौन कौन, फंगस और एल्गी। देखो एल्गी में हरा रंग होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है जी, और फंगस क्या करती है, फंगस सपोर्ट करती है एल्गी को रहने के लिए, और उसके बदले में एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना लेते हैं और फंगस को खाना मिल जाता है। ये सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है किस किस के, फंगस और एल्गी की। इसको रट्टा लगा लेना, लाइकन्स कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होती है जो कि सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है। सिम्बायोटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं और उनको वो एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। ये किस किस का सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है, ये इंपॉर्टेंट है जी, फंगस की और एल्गी की। याद कर लेना, फंगस और एल्गी होती है जी लाइकन में, ऐसा होता है दिखने में लाइकन। और इसमें डोमिनेट पार्टनर कौन सा हुआ, फंगस, विच गिव्स द लाइकन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, डोमिनेट पार्टनर कौन हुआ, एल्गी नहीं, फंगस होता है मेन। ओके जी, इसको समझ लेना, याद कर लेना। आगे देखो जी, मोजस ऐसा होता है जी, मोजस ऐसा होता है, मोजस आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जिनको फूल नहीं लगते। इंपॉर्टेंट है जी, क्या मोजस को फूल लगते हैं, नहीं लगते। विच प्रोड्यूस स्पोर्स, छोटे छोटे कण प्रोड्यूस करते हैं जी, ये छोटे छोटे कण प्रोड्यूस करते हैं। एंड हैव स्टेम्स, इनके तने होते हैं, लीव्स भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, बट डोंट हैव ट्रू रूट्स, सही मायने में इनकी जड़ें नहीं होती, सही मायने में इनकी जड़ें नहीं होती। याद कर लेना जी आपने। स्पोर क्या होती है, मैंने डेफिनेशन साइड में लिखी है, स्पोर इज ए सेल, एक छोटे छोटे कण होते हैं जी, ये बेसिकली सेल होते हैं, डैट सर्टन फंगाई या प्लांट, विशेष प्रकार की फफूंदी फंगाई या प्लांट में क्या है, मॉस हो सकता है, फंड्स हो सकते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, और बैक्टीरिया भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली मन में याद रखना, स्पोर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण, बस इतना बहुत है जी। ठीक है, ज़्यादा डीप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, मॉस और लाइकन क्या है आपने समझ लेना है इसमें।
और कैसे एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं जी? रेनडियर पाया जाता है, पोलर बियर पाया जाता है, और जहाँ पर रहने वाली लोमड़ी फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, और स्नोई ऑल, विशेष प्रकार का उल्लू। अच्छा जी। और रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। इंपॉर्टेंट है जी, याद कर लेना। रेप्टाइल्स होते हैं जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली होगी, सांप हो गया, इसे कहते हैं रेप्टाइल्स, जो ऐसे घिस घिस कर ऐसे ना जमीन के साथ साथ रेंग रेंग कर चलते हैं। एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये ऑलमोस्ट क्या है? एब्सेंट है जी, नहीं पाए जाते टुंड्रा में। ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं रेप्टाइल क्या होते हैं। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। एक होते हैं जी रीढ़धारी, ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उसे कहते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन्स। इनकी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम रीढ़धारी कहते हैं। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, अरीढ़धारी, जिनकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये बाहर के मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी होती है जी। दे हैव ड्राई स्किन। स्किन इनकी बहुत खुश्क होती है, शुष्क होती है, ड्राई होती है। उसके ऊपर स्केल होते हैं। और ये क्या करते हैं? यूजुअली ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स, आमतौर पर अंडे देते हैं जी, आमतौर पर अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स की उदाहरण देख लो जी, सांप हो गया जो रेंग कर चलते हैं, जमीन के साथ साथ रेंग कर चलते हैं। लिजर्ड्स हो गया, छिपकली, और क्रोकोडाइल्स वगैरह। ओके, एम्फीबियंस क्या होते हैं? ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, बट इनकी बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होती। दे डोंट हैव स्केल्स। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होती। स्केल समझते हैं? जैसे सांप की बॉडी के नीचे छोटे छोटे स्केल होते हैं जिसके थ्रू वो धरती के ऊपर घिस घिस कर चल सकता है। दे लिव पार्ट ऑफ देयर लिव्स इन वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड। अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा वो पानी में और कुछ लैंड में गुजारते हैं। उदाहरण है जी जैसे मेंढक एम्फीबियंस हो गया। याद रखना, जो टर्टल है ना, टर्टल वो एम्फीबियन नहीं है। देखो, टर्टल वैसे तो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, पर इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से टर्टल क्या है? रेप्टाइल है। टर्टल क्या है जी? रेप्टाइल है। ठीक है, टर्टल एक रेप्टाइल है। ओके, टैगा बायोम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।